हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं यशपाल ग्रोवर जो है रविंद्र राज आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जो है आपका एक बार फिर जो है वो स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने जितनी क्लासेस ली हैं, 2 क्लासेस हमने करी है रिकॉर्ड, जिसमें हमने पहले जो था आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि जो इकोनॉमी है वो क्या है, किस प्रकार से जो है आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसको डिटेल हमने डिस्कस किया था। और दूसरी क्लास थी, हमने उस पर जो है इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था कि इकोनॉमी क्या है, किस प्रकार से काम करती है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। उन सब चीज़ों के ऊपर ने जो है हमने जो है वो डिटेल में जो है जाकर जो है हमने डिस्कशंस किए थे। और इकोनॉमी को किस सेक्टर्स में बांटा गया है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, किस प्रकार से जो इकोनॉमीज काम करती हैं, हमने उसके ऊपर जो था वो एक डिटेल जो था हमने डिस्कशन किया था। और आज जो है हम जो है इकोनॉमी का आज नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आज जो है हम एक ऐसा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक लंबा चैप्टर है। इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं एक साथ मिलकर जो है वो काम करेंगी। और अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये जो सेक्टर है जिसके हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से लगातार जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस हर साल इसमें से आ रहे हैं। और कभी कभी तो इसमें से करीब 8 से 9 क्वेश्चन भी जो है इस सेक्टर में देखे गए हैं। दैट इज कॉल्ड आवर बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, बैंक, आरबीआई क्या है, किस प्रकार से काम करता है, बैंक क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं। अभी हम वर्तमान में बैंकों के मर्जर्स की बात करते हैं। बैंकों का मर्जर क्यों आवश्यक है, क्यों सरकार बैंकों को आपस में मर्ज कर रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम जो है डिटेल डिस्कशंस करेंगे। देन अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई क्या है, आरबीआई क्या काम करता है, क्यों बनाया गया, वर्तमान में आरबीआई की क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब के ऊपर जाकर जो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब हम आरबीआई का डिस्कशन करेंगे तो हम इसमें जो है एक और चीज की चर्चा करेंगे, दैट इज आरबीआई का करेंसी इश्यूएंस पॉलिसी, कि जो आरबीआई है वो किस प्रकार से जो करेंसीज है उसको जारी करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो आरबीआई है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। ये कहा जाता है कि आरबीआई का जो काम है वो करेंसी इश्यू करने से ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी, कि आरबीआई जो है वो किस प्रकार से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, किस प्रकार से उसके अंतर्गत काम करता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लेशन क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेशंस की जाती है, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम डिटेल में जो है वो डिस्कशंस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर। जब बैंकिंग की बात करेंगे तो यहां पर बात करेंगे डिपॉजिट्स क्या है, किस प्रकार से आते हैं। देन लोन्स क्या है, किस प्रकार से होते हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान में बैंकों की सबसे बड़ी समस्या, दैट इज कॉल्ड एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, क्या है, कब होते हैं, किस प्रकार से उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चलाई, उन सब के ऊपर जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आजकल तो चर्चा करते हैं तो एक और चीज की चर्चा करेंगे, दैट इज कॉल्ड आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसका चर्चा करेंगे। देन एनसीएलटी, एनसीएलएटी, इन सब के ऊपर जाकर जो है हम एक डिटेल्ड जो है वो हम डिस्कशंस करेंगे। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक है क्या। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज बैंक, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, जब बैंक की बात करते हैं तो बैंक बेसिकली, अगर ये पूछा जाए आपसे कि बैंक का एक बेसिक फंक्शन क्या है, तो देखा जाए तो बैंक का जो सबसे बेसिक फंक्शन होता है वो 2 ही है। पहला, पब्लिक के एक्सेस फंड्स को एक्सेप्ट करना, और तब उसके बाद जिसको आवश्यकता है उसको वो फंड प्रोवाइड करना। यानी कि एक प्रकार से बाजार में मनी के फ्लो को पूरी तरह से रेगुलेट करता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स जो है पूरी तरह से जो है वो वर्तमान में जो है किसी भी देश की इकोनॉमी को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और ये कह सकते हैं कि यदि किसी देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है तो उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप ही मजबूत हो जाती है।
और आपने अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो आपने देखा भी होगा कि बहुत तेजी से आपने इस चीज को देखा होगा कि जो वर्तमान में हमारी जो सरकार है उसने जो बैंकिंग सिस्टम में लोगों को जोड़ने के लिए जो है काफी तेजी से काम किया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सभी लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी सरकार बार बार इस पर बात करती है कि सभी लोगों को बैंक में खाता खुलवा लेना चाहिए। क्यों खुलवा लेना चाहिए और किन कारणों से जो है जो बैंक हैं उनको खाता खोलना होता है, क्यों खोले जाते हैं, उन सबको डिटेल में जो डिस्कस करते हैं। पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। पहले आप मुझे बताइए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सरकार ने बोला कि आपका बैंक में खाता होना चाहिए, क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों मेरा बैंक में खाता होना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सा एक नियम है, शायद जब हमारी पहली क्लास में कुछ हमने इसमें डिस्कस भी किया था। जब मेरे पास इनकम है, मैंने इनकम किया, मैंने इस पर अपना एक्सपेंडिचर किया और एक्सपेंडिचर करने के बाद मेरे पास कुछ पैसा जो था वो कुछ पैसा बच गया। मान लीजिए मैंने महीने में 500 रुपए की सेविंग करी। अब जब मैंने 500 रुपए की सेविंग करी तो मैं क्या करूंगा? उस पैसे को अपने घर में रखूंगा अगर मेरे पास बैंक में खाता नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, उस पैसे को अपने घर में स्टोर करके रख दिया। ऐसे ही हर महीने मेरे पास पैसा आता रहा और मैं इसको जो है अपने घर में जो है स्टोर करता रहा। यानी कि बाजार में वो पैसे का जो फ्लो था वो एकदम क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। यानी कि बाजार में धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगा? पैसे की कमी होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आरबीआई बाबा नोट छापता रहेगा और हम जो है उसको हफ्ते जो है अपने घर में रखते रहेंगे। बाजार में लगातार बाजार में पैसे की कमी बनी रहेगी। लेकिन यदि मान लीजिए मेरा यदि बैंक में खाता है तो मैं क्या करूंगा? मैं उस पैसे को अपने 500 रुपए जो मैंने सेविंग करी उसे क्या करूंगा? बैंक में जाकर जमा कर दूंगा। अब उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा मुझे होगा क्योंकि मैंने पैसा बैंक में जमा किया है। इससे क्या होगा? मुझे अपने पैसे पर ब्याज भी मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? मेरा इनकम का सोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, बैंक की बात करें तो बैंक का क्या होगा? बैंक के पास ये पैसा आया, बैंक ने क्या करना है? इस पैसे को क्या करना है? उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। और जब बैंक को इस पैसे पर इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो बैंक क्या करेगा? इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि लोगों को लोन देगा या कहीं और उसको इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी क्या हो जाएगा? जिससे फिर से दो काम हो सकते हैं इसके अंतर्गत। पहली चीज होगी कि जिसको आवश्यकता है उसको पैसा मिला, चाहे वो बिजनेस करने के लिए हो, मकान बनाने के लिए हो, अपना जो है दुकान को आगे बढ़ाने के लिए हो, व्यापार को बढ़ाने के लिए हो, जो है यानी कि बाजार में मनी का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा, रेगुलेट भी हो जाएगा। यानी कि इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों चीजें हो गई, प्लस सामाजिक विकास भी हुआ। क्योंकि बैंक क्या करेगा? जो मान लीजिए पढ़ाई के लिए लोन देना है या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन देना है, उन सब पैसे से बैंक क्या करेगा? अपना जो है अपना पूरा पूरा जो है वो लोन जो है वो बांटेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। जब हम बैंक की बात करते हैं तो यानी कि बैंक को खाता खुलवाने के लिए इसलिए भारत सरकार जो है वो सभी लोगों को जो है आग्रह कर रही है कि सभी लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए। अब क्या होगा? जब लोगों का बैंक में खाता हो गया तो सरकार ने क्या किया कि जो आपको जो सब्सिडीज मिलती थी, सरकार जो भी आपको सब्सिडी, चाहे वो एलपीजी सब्सिडी हो या केरोसिन सब्सिडी हो, फूड सब्सिडी हो या किसी भी प्रकार की जो सब्सिडी आपको मिलती है, सरकार क्या कर रही है? अब उसको आपके खाते में डायरेक्ट चल रही है। जिसको हम सरकार ने क्या किया? इसके लिए स्कीम चलाई जिसको हम नाम दे रहे हैं डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि सरकार जो पैसा आपको पहले कैश दिया करती थी वो पैसा सरकार अब क्या कर रही है? आपको आपके खाते में दे रही है। यानी कि सरकार को आपको पैसा देने के लिए पहले जो मिडिल मैन्स का प्रयोग करना पड़ता था, अब सरकार को उन मिडिल मैन्स का प्रयोग करने की अब आवश्यकता नहीं है। सरकार को अब जो है उन मिडिल मैन्स के स्थान पर अब
जो है वो डायरेक्ट आपके खाते में डालती है, जिससे सरकार को जो पैसा था वो भी बचता, यानी सरकार को एक तो लीकेज ऑफ इनकम बची, बस मिडिल मैन को देने का पैसा बचा, जिससे सरकार को जो है लगातार जो है वो बेनिफिट होते हैं। जैसे हम एक बहुत ही सिंपल सी बात की बात करें, हम बात करते हैं केवल एक सब्सिडी की, जिसको हम नाम देते हैं एलपीजी सब्सिडी। जो हमारा जो रसोई गैस का जो सिलेंडर है उस पर गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, अगर हम बात करें 2017-18 की, सरकार ने जो एलपीजी सब्सिडी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत लोगों के खाते में जो पैसा डाले, उससे सरकार को मिडिल मैन के थ्रू जो सरकार जो पैसा देती थी उसमें सरकार की सेविंग फ्रॉम मिडिल मैन, सरकार जो पैसा पहले जो मिडिल मैन को देती थी उससे सरकार को जो सेविंग हुई दैट वाज अराउंड 21,500 करोड़। यानी कि सरकार को लगभग केवल एक सब्सिडी में जो एलपीजी सब्सिडी है उसमें सरकार को सालाना करीब जो है वो 21,500 करोड़ की जो थी वो इनकम जो है वो हुई। यानी कि सरकार का जो वित्तीय घाटा जो होता था वह एक प्रकार से 21,500 करोड़ रुपए से कम हो गया। इसके अलावा क्या किया सरकार ने बोला कि हम पहले आपको एलपीजी सब्सिडी जो थी वो हम वो कैश देते थे, अब आपके खाते में देंगे। यानी कि अब आपका पैसा भी जो है वो मान लेते हैं, अब आपको 200 रुपए जो है सब्सिडी आती है और डायरेक्ट आपके खाते में जाती है। पहले सरकार आपको कैश दिया करती थी। यानी कि क्या हो गया, सरकार ने 200 रुपए आपकी जेब से निकालकर आपके बैंक खाते में डाल दिए, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि आपका पैसा आपको मिला, बट वो कैश नंबर क्या हो गया, आपके बैंक खाते में चला गया। हम ये भी मान लेते हैं कि भारत में करीब 2 करोड़ या मान लेते हैं हम सालाना महीने में जो है करीब 10 करोड़ सिलेंडर जो है वो बिकते हैं और उसमें 10 करोड़ लोगों के खाते में सरकार जो है 200 रुपया डालती है। और ये भी मान लेते हैं, चलिए कि मान लेते हैं कि 200 करोड़ 10 करोड़ में से 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे या 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही गरीब होंगे, वो जाकर जो है इमीडिएट जैसे ही पैसा बैंक खाते में आएगा जाकर निकाल भी लेंगे। लेकिन फिर भी 5 या 6 या 7 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जो पैसा अपना नहीं निकालेंगे। अगर 200 के हिसाब से देखें यानी कि 7 करोड़ इंटू 200 यानी करीब 1400 करोड़ रुपया हमारे बैंकों में जमा हो गया। यानी कि मार्केट में अपने आप ही क्या हो गया, फ्लो हो गया। यानी कि मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी बैंकिंग सिस्टम की सबसे अधिक आवश्यकता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि इस प्रकार से जो बैंक हैं उनमें जो है सरकार जो है उसको जो है वो अपने सिस्टम के अंदर लाकर अधिक से अधिक लोगों को जो है बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना चाहती है। जब हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे, देखिए ऐसा तो आपको पता ही है, अगर हम बात करें भारत में बैंकिंग सिस्टम की, अगर हम बात करें भारत में बैंकिंग हिस्ट्री की, भारत में बैंकों की शुरुआत कब हुई? या कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो सबसे पहला बैंक खुला वो खुला 1870 में। 1870 में भारत का जो बैंक खुला, सॉरी नॉट 1870, इट वाज 1770। भारत का सबसे पहला बैंक खुला, इट वाज इन 1770 और बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहां खुला ये? कोलकाता में। एक ब्रिटिश कंपनी थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जिसने जो था इस बैंक को जो था खोला। लेकिन भारत में बैंकिंग एसोसिएशन माना जाती है 1806 में, जब खुला बैंक ऑफ बंगाल, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया बैंक ऑफ कोलकाता। एक्चुअली ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे, ब्रिटेन से जो थे वो पूरा शासन जो था क्या करते थे, कलकत्ता से पूरा का पूरा शासन चलाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी पहले स्टार्टिंग के जब बैंक सारा खोले, कहां खोले, वो सब बंगाल में ही खोले, कलकत्ता में उनका हेडक्वार्टर रखा गया। उसके बाद 1840 बैंक खुला
बैंक ऑफ बॉम्बे। देन आफ्टर दैट 1843 बैंक ऑफ मद्रास। एक्चुअली ये जो तीन बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको हम नाम देते हैं प्रेसिडेंसी बैंक्स। क्योंकि याद रखिएगा, जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, तीन जगह शासन करते थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, यहां से अपना पूरा शासन चलाते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन तीनों स्थानों पर अपने अपने बैंक खोल दिए, ताकि जो है इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और याद रखिएगा, यही तीनों बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, जो बाद बैंक ऑफ कलकत्ता हो गया, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, यही तीनों बैंक आपस में बाद में 1921 में इन तीनों बैंकों को आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों का आपस में जो था वो विलय कर दिया गया। और विलय करने के बाद यहां पर एक नया बैंक बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीन बैंकों को, बैंक ऑफ बंगाल जो बाद बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर 1921 में एक बड़ा बैंक बनाया गया, नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1955 में यह इंपीरियल बैंक बाद में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारत सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम चेंज कर दिया एसबीआई। एक एक्ट बनाया गया एसबीआई एक्ट। उस एसबीआई एक्ट के अंतर्गत जो था, भारत सरकार ने जो था एसबीआई को जो है अपने पूरे के पूरे नियंत्रण में ले लिया और इसके अंतर्गत जो है नए बैंक जो है वो इसके अंतर्गत लेते आए गए। ये तो हो गया बैंकों का एक मर्जर, किस प्रकार से ये आया। अगर हम बात करें इसके अलावा जो बैंक्स थे, अगर हम बैंकों की बात करें, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, अगर हम बात करें तो कि जो ये बैंक थे बैंकिंग हिस्ट्री के अंतर्गत जो आए, दैट इज, इसके बाद जो हम बात करेंगे एक और बैंक की बात करेंगे, दैट इज अगर हम बात करें आरबीआई। 1 अप्रैल 1935 भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934। यंग एंड हिल्टन एक कमीशन बनाया गया, यंग हिल्टन कमीशन। एक्चुअली आपने एक नाम सुना होगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब 1927 में जब इंडिया आया था, तब उसके साथ साथ हिल्टन और यंग जो थे, ये दो जो इकोनॉमिस्ट थे, ये जो थे ये इंडिया आए हुए थे और इन्होंने भारत के लिए पर जो था बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा एक जो था रिपोर्ट तैयार किया। और ये जो रिपोर्ट थी ये ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट, हिल्टन एंड यंग कमीशन की इस रिपोर्ट के अंतर्गत एक आरबीआई एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1934,
जो ब्रिटेन की संसद में पास हुआ और इसके आधार पर जो है भारत में जो है आरबीआई की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। जब यह खोला गया इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता और 1937 में 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था उसको शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर? मुंबई में, जहां पर इसका अभी भी जो है वो हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर्स की, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर, इट वाज सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे ये आरबीआई के जो थे पहले गवर्नर थे। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर, इट वाज सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे ये आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर जो थे ये बनाए गए। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो ये तो पता ही होगा कि आरबीआई जो है वो किस प्रकार से काम करता है, सब कुछ मालूम ही होगा। हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आजादी के बाद 1949 में आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। भारत सरकार ने आरबीआई का भी क्या किया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसको जो था अपने अधीन ले लिया, पूरी तरह से जो था वो राष्ट्रीयकृत जो था इसको कर दिया गया। लेकिन जब ये एक बात और याद रखिएगा कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे ये आरबीआई के जो थे उस समय के जो थे ये गवर्नर के रूप में जो थे ये काम कर रहे थे। दैट इज द। बाकी हम डिटेल में कि आरबीआई किस प्रकार से बना, जब हम आरबीआई पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि आरबीआई में क्या बॉडी होती है, किस प्रकार से, तब डिटेल में जाकर बात करेंगे कि आरबीआई के जो पूरा डिटेल जो है दैट वी विल गो, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। अगर हम इसके बाद की बात करें तो हमारे अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसमें हमें सबसे अधिक प्रभावित भी किया, दैट इज 1969 का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। यह माना जाता है कि जो 1969 में 19 जुलाई 1969 14 private banks with capital of ₹50 crore and above was nationalized। उस समय के 14 बड़े प्राइवेट बैंक जिनकी संपत्ति या आस्तिया, कुल आस्तिया 50 करोड़ या उससे अधिक थी, उसे भारत सरकार ने क्या किया? पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। इसको हम नाम देते हैं, इट इज नोन एज मास्टर स्ट्रोक ऑफ इंदिरा गांधी। इसे जो है इंदिरा गांधी का जो है मास्टर स्ट्रोक जो है कहा जाता है, क्योंकि याद रखिए जब 1966 इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद क्या था, हम पूरी तरह से आर्थिक संकट में चले गए। और जब हम आर्थिक संकट में चले गए तो ये माना गया कि भारत में जो
बैंक्स थे उसमें सभी के सब प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, केवल दो ही सरकारी बैंक थे। एक आरबीआई जो ना नेशनलाइज था, जो हमारे लिए जो पैसा का व्यवस्था करता था, दूसरा था जो एसबीआई था जिसमें सरकारी के ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज थी वो सारी सारी कहां होती थी, एसबीआई के अंतर्गत होती थी। इसके अलावा जितने भी बैंक्स थे सबके सब क्या थे, प्राइवेट बैंक्स थे। और जो प्राइवेट बैंक थे लगातार क्या हो रहे थे, वो डूबते जा रहे थे। पब्लिक का पैसा जो था वो खराब हो रहा था, और इसके अलावा लोगों का जो था वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से विश्वास जो था वो उठता चला जा रहा था। इसीलिए सरकार ने क्या किया, लोगों का विश्वास बैंकों की तरफ द्वारा जागृत करने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा बैंकों में अपना पैसा जमा करें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में जो है वो बैंकों की भूमिका को और अधिक जो है वो जागरूक भी बनाया जा सके। 14 बड़े प्राइवेट बैंक, जैसे हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जितने बड़े बड़े उस समय के बैंक्स थे, 14 बड़े बैंक जिनकी संपत्ति 50 करोड़ या उससे ज्यादा की थी, उसे भारत सरकार ने अपने प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जब 1980 में 15 अप्रैल 1980 6 more private banks with capital of rupee 200 crore and above नेशनलाइज्ड। इसके बाद 6 और बड़े प्राइवेट बैंक जिनकी संपत्ति 200 करोड़ या उससे ज्यादा की थी, भारत सरकार ने उन बैंकों को अपने अधीन ले लिया। यानी कि कुल मिलाकर 20 प्राइवेट, जैसे हम बात करें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक और कुछ 4 और अन्य बैंक जिनकी कुल संपत्ति उस समय 200 करोड़ या उससे ज्यादा की थी, भारत सरकार ने क्या किया, उसको अपने अधीन ले लिया। यानी कि एक प्रकार से एसबीआई के सहयोगी बैंक, 14 बड़े प्राइवेट बैंक और बाद में 6 अन्य और बड़े प्राइवेट बैंक, इन सब बैंकों को भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया, ताकि जो है सरकार के जो ये बैंक्स हैं ये रूरल सेक्टर में जाकर अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम कर सके। देखिए बहुत सिंपल सा एक नियम है सरकार के, ये मान लो कई बार पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत सरकार ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया, सरकार ने क्यों इन बैंकों को अपने अधीन लिया। देखिए बहुत सिंपल सा एक नियम है। मान लीजिए कोई एक प्राइवेट बैंक है तो क्या करेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइवेट कंपनी का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि अगर हम बैंक की बात करें, बैंक क्या है, ना केवल प्रॉफिट कमाते हैं बल्कि एक सामाजिक संरचना का भी विकास करते हैं। दे हैव सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। लेकिन चूंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना होता है, तो वो अर्बन सेक्टर में तो काम कर लेंगे, बड़े शहरों में तो काम कर लेंगे, लेकिन रूरल सेक्टर में कैसे विकसित करेंगे। और जैसे हमने पढ़ा भी, पहले भी पढ़ा है कि जो वर्तमान की भी अगर हम बात करें तो भारत की जो अधिकांश जनता है कहां रहती है, वो रूरल सेक्टर में रहती है। अगर सिंपल सी बात है, अगर वो कंपनीज या वो बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं अगर वो रूरल सेक्टर में रहकर काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को हम बैंकिंग सिस्टम के साथ किस प्रकार से जोड़ेंगे। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, जो कुछ प्राइवेट बैंक्स थे, जो उस समय के बड़े प्राइवेट बैंक्स थे, उनको सरकारी में बदल दिया, जिससे एक और फायदा, रूरल सेक्टर का जो था वो अधिक से अधिक जुड़ा। क्योंकि याद रखिएगा जितने हमारे गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक खासियत होती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जब भी अपनी कोई ब्रांच खोलते हैं, उनकी कम से कम जो 40% ब्रांचेस हैं जो है जो सभी सरकारी जितने भी बैंक हैं उनकी 25% जो उनका बिजनेस है वो कहां होना चाहिए, रूरल सेक्टर में होना चाहिए। यानी कि यदि किसी बैंक की 4
ब्रांचेस खुलेंगी तो उसमें से 3 शहर में होंगी और कम से कम 1 गांव में होगी। ज्यादा खोल सकते हैं लेकिन आप 4 में से 1 ब्रांच जो होगी वो कहां पर होगी, रूरल सेक्टर में होगी। प्लस इसके अलावा जो गवर्नमेंट है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको अपने टोटल बिजनेस का 25% भी क्या करना होता है, रूरल सेक्टर से देना है। यानी कि रूरल सेक्टर को विकसित करने के लिए सरकार ने एक प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको फोर्स भी कर सकती है, जबकि हम प्राइवेट सेक्टर को तो फोर्स नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन कि भारत सरकार ने जो 20 बड़े प्राइवेट बैंक्स थे इनको जो है अपने अधीन ले लिया और इनको जो है सरकारी बैंक में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 1991 के बाद 1991 के बाद जब हम एलपीजी पॉलिसी लेकर आए, जब हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए, तब भारत सरकार ने प्राइवेट बैंकों को भी और अधिक विकसित करने के लिए क्या किया, जो था उनको भी नियम जो थे और सरल कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट बैंक सेक्टर के बैंक्स भी खुल सके। क्योंकि जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सरकार की जो पहुंच है वो सब लोगों से डायरेक्ट रूप से नहीं पहुंच सकती। अब सरकार को क्या करना है, अपनी पहुंच को वहां तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना आवश्यक है, क्योंकि सरकार सारे काम स्वयं नहीं कर सकती। दैट इज द रीजन हमने 1991 के बाद वापिस हमने कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को बढ़ावा भी दिया। उसी दौरान एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, ये जितने बैंक्स थे उसी दौरान जो है वो सबके सब जो है वो खुले। लेकिन अगर आपने देखा पिछले 5-6 सालों में, यहां हम बात करेंगे 2017 से इवन ये कहेंगे, भारत सरकार ने क्या किया है, वापस जितने हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इनको आपस में मर्ज करने का फिर से एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। क्यों भारत सरकार मर्ज कर रही है? अगर हम बात करें, यह तो हो गया भारत में एक प्रकार से बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से जो है वो काम करता है। अगर हम बात करें अभी वर्तमान की, अगर हम बात करें वर्तमान में हमारे पास कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए हम इसको 2-3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम बात करें 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 तक हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है हमारा एसबीआई प्लस एसोसिएट्स। एसबीआई और उसके सहयोगी बैंक, यानी कि मैं ये बात कहां की कर रहा हूं, 31 मार्च 2017 या उससे पहले की। उस समय तक एसबीआई था प्लस इसके 5 एसोसिएट बैंक्स थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो इसके 5 जो थे वो सहयोगी बैंक थे। इसके अलावा हमारे थे नेशनलाइज्ड बैंक्स, याद रखिएगा, राज्य का नाम देते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक याद रखिएगा उन बैंकों को बोला जाता है जो पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स थे और 1969 में और 1980 में भारत सरकार ने उन बैंकों को क्या किया, नेशनलाइज्ड बैंक बना दिया। यानी कि कुल मिलाकर 14 और 6 20 जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उसको भारत सरकार ने सरकारी बैंक बदल दिया। लेकिन 1993 में इसमें एक बैंक हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड द न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो हेडक्वार्टर दिल्ली में था। 1993 में क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़े लॉस में चल रहा था, उसको भारत सरकार ने बंद नहीं किया। सरकार ने क्या किया, उसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया। यानी कि कितने हो गए, 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे। हम बात कर रहे हैं 31/3/2017 की। इसके अलावा 2 और बैंक जो भारत सरकार ने आजादी के बाद खोले और अपनी पूरी पूंजी के साथ खोले, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं थे, वो डायरेक्ट ही
सरकारी बैंक के रूप में खुले, गवर्नमेंट बैंक के रूप में खुले, पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में खुले। दैट वाज पहला जो था, इट वाज आईडीबीआई बैंक, जो 2003-2004 में भारत सरकार ने पूरा का पूरा अपनी पूंजी के साथ खोला। और दूसरा बैंक था, दैट वाज भारतीय महिला बैंक, जो 2013 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के कारण अपनी ही पूंजी के साथ 1000 करोड़ के साथ खोला। हेडक्वार्टर इसका भी कहां था? दिल्ली में ही था। यानी कि कुल मिलाकर 31 मार्च 2017 को हमारे 6 + 19 + 2 यानी कुल मिलाकर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2017 को भारत सरकार ने क्या किया? जो सहयोग एसबीआई के जो सहयोगी बैंक थे और भारतीय महिला बैंक, इन सबको आपस में मर्ज कर दिया। किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यानी कि यहां पर जो बैंक था, एक रह गया एसबीआई प्लस 19 राष्ट्रीयकृत बैंक प्लस एक आईडीबीआई बैंक, यानी कि कुल मिलाकर 21 बैंक, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक। यानी कि भारत सरकार के जो थे 1 अप्रैल 2017 को भारत सरकार के जो ये बैंक थे, ये आपस में मर्ज हो गए और मर्ज होकर जो है ये अब 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भारत सरकार ने जो ये एसबीआई के जो सहयोगी बैंक थे या जो भारतीय महिला बैंक था, इनका एसबीआई ने मर्जर क्यों किया? देखिए, बहुत एक सिंपल सा नियम था इसका। बहुत बड़ी चीज ये है कि कोई भी बैंक एक बड़ी कंपनी के रूप में अपने आप को देखना चाहता है और भारत सरकार चाहती है कि हमारे जो बैंक है, खासकर नेशनलाइज्ड बैंक है, वो जो है वो टॉप 50 बैंक्स में शामिल हो जाएं। क्योंकि ये याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी विश्व की अपने क्षेत्र की टॉप 50 कंपनीज में होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में उसको लिस्टिंग करने में आसानी हो जाती है। अब चूंकि अब मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा देश अब कैसा है, हमारा देश कैसा है, एक जो बाजार है, कैसा बाजार है, एक वैश्विक बाजार है और हमें क्या करना है, पूरे विश्व को जो है आपस में जो है जोड़ के रखना है। तो नेचुरल बात है, हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। और जब हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है तो हमें अपनी कंपनीज को बड़ी कंपनी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज अ रीजन। इसी रीजन से भारत सरकार ने एसबीआई के जो 5 सहयोगी बैंक थे और एक भारतीय महिला बैंक, इसे क्या किया, एसबीआई में मर्ज कर दिया। और इस मर्जर के बाद जो एसबीआई था, 31 मार्च 2017 को जो एसबीआई था वो विश्व में 65वीं नंबर पर का सबसे बड़ा बैंक था। लेकिन इस मर्जर के बाद 1 अप्रैल 2017 को जो एसबीआई था, यह विश्व पटल पे टॉप 50 बैंक्स में शामिल हो गया और उसका जो रैंक हो गया, दैट वाज 44वें रैंक पर आ गया। यानी कि टॉप 50 बैंक्स में जो ये बैंक था वो अपने आप को शामिल करने में जो था उसको जो है वो मदद मिल गई। दैट इज अ रीजन भारत सरकार जो है इन बैंकों को जो है आपस में मर्ज करने का प्रोसेस चलाया। इसके बाद